हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंटिन्यूशन सेशन है। पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करी थी और आज के इस सेशन में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको फॉर्मेट पिछले सेशन में मैंने आपको उसके शॉर्टकट बता दिए थे और आज के सेशन में मैं आपको इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट प्लस इसके जो एडजस्टमेंट होते हैं वो भी समझाऊंगा और एक इनिशियल जो है वो ऑपरेटिंग का एक एडजस्टमेंट है वो भी आपको इस सेशन में मैं समझा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टुडे प्लान ऑफ एक्शन इज टू कंप्लीट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रॉपरली। इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आज हो जाएंगे आपके और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। So investing activities by name it's clear कि it is related with the investment, right? तो ये investing activity जो है investment से relate करता है। investment की बात करूं, investing की बात करूं, so सिर्फ investment से relate नहीं करता, ये non current assets से relate करता है, जिसमें tangible assets, intangible assets, non current investment and long term loans and advances से भी ये connected होता है। So only 4 items से connected होता है। आपने बैलेंस शीट करा था तो बैलेंस शीट में आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स आपने पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें से 2 चीजों को कंसीडर नहीं करते, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। बेसिकली इस सेशन में आपको पता होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वी आर ओनली कंसर्न विद these 4 items. So ये कनेक्टेड होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से, ये कनेक्टेड होता है इन्वेस्टमेंट से, ये कनेक्टेड होगा बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस से। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि टू रिकॉर्ड द कैश। तो जिसमें कैश इनफ्लो का मतलब है रिसीट और आउटफ्लो का मतलब होता है पेमेंट। तो सेल ऑफ टेंजिबल, सेल ऑफ इंटेंजिबल, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये बेसिकली 4 चीजें हैं जिससे आपकी इनफ्लो इंक्रीज होती है, मतलब रिसीट होती है। आउटफ्लो की मैं बात करूं तो आउटफ्लो के में आपको इसी में परचेजेस में कर लीजिए, तो परचेजेस ऑफ टेंजिबल, परचेजेस ऑफ इंटेंजिबल, परचेजेस ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। लोन का मतलब ये नहीं होगा कि लोन सिर्फ हम ले सकते, लोन वी कैन गिव ऑल्सो। सो लोन जो हमने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया है वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में, और एडवांस हमने कोई मोर देन अ ईयर के लिए दिया है एंड कभी कभी हम कैपिटल एडवांसेस और ये सब हम कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आएगा। सो आप जब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हो तो ये आपके लिए एक आउटफ्लो है, लेकिन रीपेमेंट रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आपके लिए क्या होगा, एक इनफ्लो होगा। तो बेसिकली इस टॉपिक को में यही गिवन है कि कैश फ्लो फ्रॉम एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट आर टर्म एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर दैट दीज एसेट्स हैव नॉट बीन हेल्ड बाय द बिजनेस कंसर्न फॉर रीसेल। एसेट्स का मतलब ये होता है, एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस ये होता है कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन द मार्केट, एसेट परचेज उसका जो इंटेंशन होता है not to resell in the market, ये उसका intention होता है। In this type of classification, cash flow represent the expenditure which have been made within the intention to generate future income और cash flows, इसके बारे में बात करेंगे। As per Accounting Standard 3 revised, following types of activities can be regarded as a cash flow from investing activities। पहला जो मैंने अभी बताया था आपको कि tangible assets और intangible, purchase and sale of tangible और intangible assets, cash received from sale of fixed assets, cash paid for acquiring shares, warrants or debt instrument or other enterprises, and interest in some joint venture, cash received from disposal or issue of shares, warrants or debts, instrument of other enterprises and or interest in some joint venture, cash given as an advance, ये loans and advance आ गया, advance and loans given to the third parties, cash received from the repayment of advance and losses given to the third party। इसी को मैंने आपको समराइज करके बताया था कि जब भी हम बेसिकली टेंजिबल एसेट्स को परचेज करते हैं, टेंजिबल एसेट्स को सेल करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को सेल करते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं,
और बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की रीपेमेंट रिसीव करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। तो यही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मेजर इंफॉर्मेशन है। इसका मैंने एक फॉर्मेट भी बना दिया कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो क्या होगा आपको पता है, ये इनफ्लो का मतलब होता है रिसीट से। ऑलराइट, सो रिसीट का मतलब जब भी आपके कैश की बैलेंस इंक्रीज होती है। कब हो सकती है? जब आप टेंजिबल एसेट्स को सेल करते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स को सेल करते हैं, तो आपका ये रिसीट होता है। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी आपका रिसीट है। इनकम रिसीव फ्रॉम एनी एसेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिसका पर्पस ही होता है फ्रॉम द डे वन कि आपको वहां से इंटरेस्ट जो मिलना स्टार्ट हो जाए। मैंने कैटेगराइज करा था कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि विद इन द बिजनेस जो सरप्लस फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो सरप्लस फंड है वो आउटसाइड द बिजनेस हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो आउटसाइड द फंड हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और उसका डे वन से पर्पस क्या होता है कि डे वन से रिटर्न होता है। पर्पस इसका भी होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस हो सकता है, लेकिन इसका फ्यूचर कुछ गोल्स भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्सक्लूसिवली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को डे वन से वहां से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए। तो उस रिटर्न के ऊपर जो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिला है उसमें गिवन होगा कि एनी सपोज इंटरेस्ट और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट लास्ट में मेंशन होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जब भी मैं बात करता हूं तो आपको पता ही है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की जब भी बात करेंगे तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे राइट। सो परचेजेस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ये आपके लिए आउटफ्लो है। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए आउटफ्लो है। और आपको पता है कि आपका इनफ्लो आपके आउटफ्लो को एक्सीड करता है तो देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन ये उल्टा होगा तो देन इट इज नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग नहीं सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपका इनफ्लो एक्सीड करता है आपको आपके आउटफ्लो को तो देन देयर इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। उल्टा होगा तो नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं? एडजस्टमेंट रिलेटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11th में करा होगा राइट। तो इसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो डेफिनेटली एसेट से रिलेटेड होता है और इसमें डेप्रिसिएशन का अच्छा रोल होता है। तो मैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो क्लास 11th में आपने ऑलरेडी कर लिया था, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड होते थे। और इसमें होता था कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। लॉजिक बिहाइंड दिस कि प्रोविजन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला कंडीशन होता है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, पहला होता है नॉट मेंटेन्ड और दूसरा होता है मेंटेन्ड। तो अभी हम सिर्फ नॉट मेंटेन्ड पे अभी इस स्लाइड में फोकस करने वाले हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम मेंटेन्ड को की बात करेंगे। तो देखिए जब भी नॉट मेंटेन होता है एंड व्हेन यू चार्ज द डेप्रिसिएशन तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट। और जब इसको ट्रांसफर करते हैं या क्लोज करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट राइट। तो सपोज आपने व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन का सोचा और आपने एसेट्स का अकाउंट बनाया तो कैसे बनेगा ये समझिए। इसके मैं दो तीन लॉजिक आपको बता सकता हूं जिसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये आप फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, सपोज मोटर व्हीकल या प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इनटेंजिबल एसेट्स को हम इसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम फिक्स एसेट्स के अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं ये हम पहले लिख लें। ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया।
तो ये हमने बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो और अमाउंट। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, लेजर में कैसे पोस्ट करोगे आप। दूसरा है इसका और भी बहुत सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में समझाया था, एक बार इसको फिंगर टिप्स पे आप कर लीजिए। कोई भी अकाउंट्स आप बहुत इजीली बना सकते हो। देखो दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज और दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज। मैं कोई डिफरेंट चीज नहीं बता रहा, ये आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11th में मॉडर्न अप्रोच से आपने करा था, उसी को मैं एक बार रिविजिट करा देता हूं सो दैट ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। तो इसमें मैंने बताया था कि इंडिया में जो बच्चों की तबियत खराब होती है ओआरएस की जगह ओआरएल का घोल देते हैं। अकाउंट्स पर के हम सीए बनते हैं, यहाँ हम ईए बनते हैं। सीडी प्लेयर होता है हमारे घरों में, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। तो सी स्टैंड फॉर क्रेडिट, डी स्टैंड फॉर डेबिट, डी स्टैंड फॉर डेबिट एंड सी स्टैंड फॉर क्रेडिट। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फिक्स एसेट्स की बात करें, मतलब एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका इंक्रीजिंग साइड क्या हो गया? डेबिट साइड हो गया। इंक्रीजिंग साइड इसका डेबिट साइड हो गया और डिक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड हो गया। तो पहले इसको दो तरीके से वेरीफाई करेंगे। पहला वेरिफिकेशन होगा जो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू से वेरीफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि क्लास 11th में आपने डेप्रिसिएशन नहीं करा हो और उससे ये टॉपिक अफेक्टेड ना हो जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। अकाउंट्स वगैरह बनाने हो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे आप? इंक्रीज करने के लिए सोचिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो प्रीवियस ईयर से ट्रांसफर हुआ है उस बैलेंस को हम यहां लिखेंगे। दूसरा, परचेजेस जब करते हैं तो भी इंक्रीज होता है, उसको हम यहां लिखेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स से आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो 3 इंफॉर्मेशन शुड बी हियर। मैंने क्या क्या बोला? मैंने पहला बोला आपको ओपनिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, आपने जो एसेट परचेज करा है वो आपके बैलेंस को इंक्रीज करता है, आई मीन फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है। थर्ड, आपके पास जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है ये भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब डेप्रिशिएट करते हैं तो ये आपकी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। जब हम सेल कर देते हैं एसेट्स को तो ये भी रिड्यूस कर देता है। जब भी हम लॉस में बेचते हैं तो ये भी रिड्यूस कर देता है और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो आप ये तो हो गया कि आपने इसके हेल्प से इसको इजीली इंक्रीज और डिक्रीज में आपने लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस की जर्नलिटीज आपको पता है कि वो ट्रांसफर होता है, तो उस साइड में हमने बाय बैलेंस कैरिड ऑन लिखा था, इस ईयर में हम टू बैलेंस ब्रॉड ऑन लिख देंगे। परचेजेस जब करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश होल्डिंग बैंक अकाउंट। तो जब आप फिक्स एसेट्स में क्या लिखोगे? टू कैश होल्डिंग बैंक अकाउंट। आप डबल क्रॉस डबल वेरीफाई भी कर लीजिए। जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो एंट्री क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां क्या लिखेंगे आप? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दे। तो ये आपको वेरीफाई हो गया कि परचेज और प्रॉफिट हम ऐसे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन जब हमने अभी चार्ज करा तो हमने एंट्री क्या पास करी? डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। तो यहां एसेट्स में हमने क्या लिखना होता है? बाय डेप्रिसिएशन। सेल जब करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू एसेट्स, तो बाय बैंक। लॉस जब होगा तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आप डबल वेरीफाई हो जाओ, डबल श्योर हो जाओ। एक तो इंक्रीज एंड डिक्रीज से और दूसरा जर्नलिटी से, लेजर में जो पोस्ट करते हैं उससे भी आप डबल वेरीफाई इसको कर सकते हो। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं, तो इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। यहां लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अब ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड करता है तो ये हमारा जो डिफरेंस आएगा इसको बोलते हैं परचेजेस टू बैंक अकाउंट, और ये एसेट्स परचेजेस के लिए होगा। और इस एसेट्स परचेजेस का जो एप्लीकेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा वो हम इसको आउटफ्लो मानते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट हो जाएगा। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड करेगा तो यहां हम इसको सेल्स मानते हैं और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ये सेल ऑफ एसेट्स हो गया और इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा इनफ्लो है। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो यहां हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
और इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। और जब लॉस होता है तो हम इसके लिए लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया हमारा लॉस। तो जो लॉस होगा ये भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देते हैं। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम यहां लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपका प्रॉफिट होता है। जैसे हमने लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस किया है, वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर द नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन। इसको मैं डायरेक्ट मेथड भी बोलता हूं क्योंकि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आपके एसेट्स को डिक्लाइन कर रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके लिए अलग से एंट्री होगी, मैं आपको एंट्री एक बार रिकैप करा देता हूं, रिविजिट करा देता हूं। सो इसके लिए एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जब भी आप चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली एंट्री जब चार्ज करते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा था, इसको क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि यहां डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है। तो हमने एंट्री क्या पास करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स को क्रेडिट करना मतलब रिड्यूस करना। और क्यों रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप। लेकिन यहां इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट आपने कहां ट्रांसफर करा है, डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा है। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बुक वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको बुक वैल्यू पता चलेगा। आई एम श्योर कि आपको पता होगा ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिशिएबल अमाउंट जब हम माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन जब माइनस कर देते हैं तो वो आपका बुक वैल्यू होता है। एंड दैट बुक वैल्यू इज बीइंग कंपेयर्ड विद द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंड लास्ट में जब हम इसको ट्रांसफर क्लोज करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो सेम एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैं आपको इसका भी फॉर्मेट जिसमें एसेट्स का और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, इसका भी मैं आपको समझाता हूं दूसरे स्लाइड में। तो इसमें मैंने आपको दो अकाउंट समझाना है। पहला, ये टी शेप में मैं बना देता हूं आपके लिए। पहला फिक्स एसेट्स का अकाउंट, फिक्स एसेट्स का अकाउंट, और ये कौन सा मेथड हो गया, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, ये वाला मेथड हम कर रहे हैं, इज मेंटेन्ड। पहले कौन सा किया था, पहला मेथड कौन सा था, नॉट मेंटेन्ड, जब हम प्रोविजन को मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। इसी तरह जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी हम यहां बना देंगे, इसका ऑल्टरनेटिव नाम एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है, या होता है, हो नहीं सकता, होता है। तो आप समझे कि जैसे एसेट्स का इंक्रीजिंग साइड इज द डेबिट साइड, डिक्रीजिंग साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। अभी हमने बात करी थी इसकी। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जब बात करें तो ऑल द प्रोविजंस आर द लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का इंक्रीजिंग साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, और डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इंक्रीज डिक्रीज से क्या हो जाएगा, बेटा जिस साइड में इंक्रीज होगा ओपनिंग बैलेंस उसी साइड में होगा, जिस साइड में डिक्रीज होगा उस साइड में आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इससे आपकी थोड़ी सी बहुत इजीली आप लेजर के फॉर्मेट को समझ सकते हो, क्योंकि हर चीज लर्न नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन लर्न। तो यहां इसका ओपनिंग बैलेंस हमने यहां लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां लिख लिया इसका। इसी तरह इसका जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो यहां लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहां से पहले आप यहां देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट में कुछ भी, जैसे मोटर व्हीकल का दिया हो, मशीनरी का दिया हो, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर इसको लिखते हैं, राइट। जब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने टू फिक्स एसेट्स करके डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया है, तो फिक्स एसेट्स में हम लिखने वाले हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जब सेल करते हैं तो वही बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ एसेट, इसको मैं सेल प्रोसीड्स बोल देता हूं। और जब हमारे को लॉस होता है तो हम इसके लिए फिर से लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऑलरेडी हमने ये पहले सीख रखा था, ये एक नया आ गया जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। इस साइड में जब हम परचेजेस होता है तो टू बैंक अकाउंट करके ये एसेट परचेजेस का आपका आ जाएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट तो वो भी यहां आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले आपको बताया है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट। तो ये हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड करता है, तो यहां आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप प्लस कर लेते हो, राइट। ये तो आपको पता ही है कि आपके लिए इनफ्लो हो गया, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस कर लेते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ एडजस्टमेंट बता रहा हूं इन्वेस्टिंग के लिए, और इसी में ऑपरेटिंग का भी हो जाएगा। आप देखो कि ऑपरेटिंग में भी ये जो जैसे लॉस है, ये आप कहाँ ऐड कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर रहे हो। जैसे ये आपका प्रॉफिट है तो ये कहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सब्ट्रैक्ट करोगे। ये जैसे परचेजेस है तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आप यहां से सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। तो ये था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पूरा कॉन्सेप्ट कराया है, और इसको कॉन्सेप्ट को आप जब करेंगे, ट्राई करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखो, इसको जब भी आप करो तो इस तरह से करो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने कर लिया, उसके फॉर्मूले आई मीन जो फॉर्मेट है वो फिंगर टिप्स पे आ जाए, उसके लॉजिक के साथ आ जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन कई बार होता है कि ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं तो ये हमने नेट प्रॉफिट पे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों ऐड करा। तो आप मेरा जब सेशन 1 देखेंगे उसमें मैंने वो क्लियर करा हुआ है, तो स्टेप 1 वो क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग का जब देखेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर होगा, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और साथ के साथ मैं आपको एडजस्टमेंट भी करा रहा हूं। एडजस्टमेंट नॉर्मली इन्वेस्टिंग से यही 2 एडजस्टमेंट आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम डेफिनेटली फाइनेंसिंग को जैसे खत्म करेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस।